राजीव सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया था। जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर घुसता है तो वहाँ देखता है कि 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 2 पुरुष और एक महिला है। जैसे ही राजीव उस महिला को देखता है तो एकदम से थोड़ी देर के लिए खामोश सा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है और अच्छी तरह से अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू पूरा हो जाता है और राजीव का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। वो सारे सवालों के सही जवाब इंटरव्यू में देता है। उसके बाद वो उस हॉल से बाहर निकलता है। उसी समय जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वो राजीव के पीछे पीछे आती है और एकदम राजीव से कहती है कि राजीव, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम है तो मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम जितना टाइम जाओ उतना टाइम ले सकती हो। मुझसे जो बात करनी है आप कर सकते हो। आखिर कौन थी वो महिला जो राजीव को रोककर उससे बात करना चाहती थी? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले की है। गाजियाबाद के अंदर राजीव और संध्या दोनों पति पत्नी रहा करते थे। उनके साथ उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप भी रहते थे। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनको पेंशन भी आया करती थी। राजीव की नई नई शादी हुई थी संध्या नाम की लड़की से। संध्या उस घर में आई थी तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था। कम से कम पहले 2-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है और संध्या के ऊपर घर को संभालने की जिम्मेदारी आती है तो संध्या अपने घर को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाती। वो इस घमंड में थी कि उसके पिताजी ने उसे बहुत सारा दहेज दिया है, बहुत से रुपये दिए हैं और काफ़ी सामान दिया है दहेज में। तो उसको घमंड के कारण वो घर वालों से ना तो अच्छे से बात करती और ना ही घर का कोई काम करती। राजीव को भी वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया करती थी। अपने सास ससुर का कहा तो कभी मानती ही नहीं थी। स्टार्टिंग में राजीव सोचता है कि शायद नई नई शादी हुई है, अभी कुछ टाइम एडजस्ट होने में लगेगा। तो इस बात को सोचकर राजीव उसे समझाता और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई यहाँ पे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो संध्या थी अब तो उसका घमंड और भी सर चढ़कर बोलने लगता है। वो अक्सर अपनी माँ से बातें किया करती और माँ की सिखाई हुई पढ़ाई हुई जो भी बातें होती वो घर पे अप्लाई कर दिया करती। और अपने सास ससुर को तो वो कुछ भी नहीं समझती, उनकी कोई बात ही नहीं मानती थी। इधर उसका पति राजीव भी अब उसे किसी काम के लिए कहता तो बार बार कह दिया जाता कि मैं कोई तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ पर मालकिन बनकर रहूँगी, कोई नौकरानी बनकर नहीं। इन बातों को सुनकर राजीव वो बार बार संध्या को समझाने की कोशिश करता और कहता कि अरे संध्या, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें ही इसको संभालना है। क्योंकि राजीव अपने माँ बाप की अब इकलौती संतान थी और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था और माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे तो पिता की पेंशन आती थी जिससे पूरा घर चला करता था। परिवार में वैसे भी कोई ख़ास दिक्कत तो नहीं थी क्योंकि अच्छी खासी पेंशन आया करती थी। उसके पिताजी एक अच्छी सरकारी नौकरी में लगे हुए थे तो परिवार भी अब अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजीव अपनी पढ़ाई लिखाई करके अब एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहा था। उधर संध्या जो कि बार बार उसे टॉर्चर किया करती थी, उसके घर वालों का कहा नहीं माना करती थी और घर में अक्सर कलेश वगैरह किया करती थी और ऐसा ही माहौल बना रहता था। अब धीरे धीरे साथ रहते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन 2 साल तक जो संध्या का गुरूर था अब तो वो 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो इतना बढ़ गया था कि बस अब बता नहीं सकते। अब राजीव से ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती। राजीव संध्या से कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बता दो और अगर तुम्हारा इरादा घर बसाने का नहीं है तो तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। इस बात को संध्या अब अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ एकदम से उससे कहती है कि तू एक काम कर, तू फौरन अपनी ससुराल छोड़ के अपने मायके वापस आ जा। उसके बाद संध्या ऐसा ही करती है और राजीव का घर छोड़कर वो बिना कुछ बोले अपने मायके चली जाती है। संध्या का मायके काफ़ी आलीशान और उनके पास काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन भी होती है, इसलिए उनके पास कोई कमी नहीं थी। उसके पिताजी भी एक अच्छी नौकरी किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ राजीव संध्या को लेने के लिए भी जाता है और अक्सर उससे फ़ोन पे भी बात किया करता था।
लेकिन संध्या आने से साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं उस घर में नहीं आऊंगी जहां पर तुम लोग मुझे बार बार अपमान करते हो, मुझे टॉर्चर करते हो और मेरे साथ बदतमीजी भी करते हो। लेकिन दोस्तों, बात तो इससे बिल्कुल उलट थी। संध्या खुद सभी का अपमान किया करती थी। वो घर में एक बहू की तरह नहीं रहा करती थी, उल्टा ऐसे रहा करती थी जैसे ये सब लोग उसके नौकर हों और वो इनकी मालकिन। तब भी राजीव उसे लेने के लिए जाता, लेकिन वो हर बार आने से मना कर देती। अब जो संध्या है वो अपनी माँ के कहने में चलकर राजीव से तलाक के लिए कोर्ट में केस डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर चलता है और कुछ ही दिनों के बाद फैसला कोर्ट का आ जाता है। फैसले में राजीव से कहा जाता है कि इसे 15 लाख रुपये और इसके जो भी दहेज का सामान है वो सारा वापस करना पड़ेगा। उसके बाद राजीव उसे दहेज के सारे सामान और 15 लाख रुपये दे देता है और इसके बाद संध्या अपने घर और राजीव अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजीव पढ़ाई लिखाई करता है और अपनी कोचिंग को जारी रखता है। धीरे धीरे करके अब करीब 5 साल उनके तलाक को बीत चुके थे। अब जैसे ही 5 साल हुए थे तो 5 साल में उनके कई टेस्ट दिए थे और राजीव कई इंटरव्यू भी गया था, लेकिन अभी तक उसे सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद फाइनली राजीव एक सरकारी नौकरी का टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे अंकों से। उसके बाद इंटरव्यू देने की बारी आती है। उसके लिए वो एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो उसको इंटरव्यू देना था। वहाँ जाकर वो बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है। जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग कमरे में बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला और 2 पुरुष हैं। और वो महिला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों राजीव की तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे उसने 5 साल पहले तलाक ले लिया था। संध्या जो अभी राजीव का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। जैसे ही राजीव संध्या को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही है। इस नौकरी के लिए तो मैंने काफ़ी मेहनत की है, रात दिन तैयारी की है, और अगर मैं इंटरव्यू दिए बिना जाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद राजीव वहाँ बैठता है और अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से देता है। इंटरव्यू वाले उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं, उसकी नौकरी से जुड़े हुए तरह तरह के सवाल होते हैं, लेकिन राजीव हर सवाल का सटीक और बहुत ही सही जवाब देता है। इंटरव्यू लगभग 1 घंटा चलता है और 1 घंटे के बाद इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा जाता है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद वो हॉल से बाहर आता है। अब रिजल्ट घोषित होने में अभी कुछ दिन थे। जैसे ही वो बाहर आता है तो पीछे पीछे उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी संध्या, वो भी आ जाती है और एकदम से राजीव से रोकते हुए कहती है कि राजीव, अगर आपके पास थोड़ी सी देर का टाइम हो तो क्या मैं ले सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राजीव संध्या की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ बताओ, क्या बात है? तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद राजीव और संध्या एक पार्क में चले जाते हैं। उस पार्क के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, तभी संध्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और राजीव से कहती कि राजीव, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही संध्या की आंखों में राजीव आंसू देखता है और देखता है कि वो उससे माफ़ी भी मांग रही है, तो राजीव बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि क्या ये वही संध्या है जो कभी अपने घमंड में इतनी चूर रहा करती थी कि हमें घास भी नहीं डालती थी, किसी की एक बात नहीं सुना करती थी। आज ये लड़की मेरे सामने ना सिर्फ रो रही है बल्कि माफ़ी भी मांग रही है। तो अब राजीव उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसने मेरे सामने बैठ के ना सिर्फ रो रही है बल्कि माफ़ी भी मांग रही है, जबकि इसकी तो अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है। उसके बाद भी राजीव उसे थोड़ा शांत करते हुए कहता है कि संध्या, पहले तो चुप हो जाओ, और रही माफ़ करने की बात, तो वो तो मैं तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर चुका हूँ। उसके बाद राजीव पूछता है कि संध्या, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा जो सारा घमंड था वो चकनाचूर हो गया और आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हें तो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद थी, तुम तो एक महारानी की तरह ज़िंदगी जीना चाहते थे, फिर अब ऐसा क्या हो गया? लेकिन आज ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो संध्या राजीव को बताने लगते हैं कि राजीव, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उस तलाक के कारण मेरी माँ थी। माँ हमेशा मुझे उल्टी सीधी शिक्षा दिया करती थी और जब भी मैं उनसे फ़ोन पर बात करती थी वो मुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाया करती थी। माँ मुझसे कहा करती थी कि तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने तेरे लिए अच्छा खासा दहेज दिया है। और संध्या, तुम किसी की नौकर नहीं हो, ये अपने काम खुद कर सकते हैं, तुम्हें किसी के काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नौकर नहीं हो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम तो वहाँ आराम से रानियों की तरह रहो।
तुम्हारी शादी की है, ना कि तुम्हें बेचा है हम लोगों ने। मैं माँ की बातों में अक्सर आ जाया करती थी। इन बातों में आने के बाद मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और बहुत ज़्यादा गलत किया। राजीव कहता है कि हाँ, बुरा तो तुमने किया। इसके बाद संध्या आगे कहती है कि जब मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उसके बाद जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उनको लेकर मैं माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वो पैसे अपने ऐशो आराम में सभी खर्च कर दिए। धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम के साथ मेरी माँ का भी देहांत हो जाता है। जब मेरी माँ का देहांत होता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि हकीकत में अपना कौन होता है और पराया कौन। क्योंकि मम्मी के देहांत के बाद अब घर मेरे भैया और भाभी का हो गया था। भैया पिताजी की भी नहीं सुनते थे। भैया भाभी अक्सर मुझे ताने मारा करते और परेशान भी किया करते। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे खाने के लिए भी नहीं दिया करते थे। इस बात को जैसे ही राजेश सुनता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके मन में भी थोड़ा सा दर्द का आभास होता है, लेकिन वो फिलहाल अपनी जो भी भावनाएं थी उन्हें कंट्रोल रखता है और संध्या की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगता है। उसके बाद संध्या कहती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी होकर मैंने यहाँ आकर नौकरी के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। लेकिन राजीव, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मुझे सरकारी नौकरी मिली हुई है तो तुम गलत हो। ये नौकरी मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिली हुई है, जो कि कभी भी मेरी जा सकती है। मैं सिर्फ इन पैसों से अपना गुजारा कर पाती हूँ। इन सभी बातों को सुनने के बाद राजीव थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम्हारी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तुम्हारा पति क्या करता है और तुम अपने भैया भाभी के पास फिर क्यों रह रही थी? तो उसके बाद संध्या बताती है कि सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और का नाम का नहीं राजीव, ये मैं आज भी तुम्हारे नाम का लगाती हूँ। मैंने दूसरी शादी करने का कभी नहीं सोचा। ये सिंदूर और मंगलसूत्र मैं सिर्फ तुम्हारे नाम का पहनती हूँ। इस बात को सुनने के बाद राजीव का दिल थोड़ा सा पिघलने लगता है और वो संध्या से कहता है कि संध्या, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी किसी मोड़ पर मेरी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मुझे बता देना। उसके बाद जो संध्या है वो रोते हुए एक बार फिर से राजीव से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि राजीव, मुझे माफ़ कर देना और मैं बहुत बुरी हूँ। इसके बाद राजीव से वो उसका फ़ोन नंबर लेती है और अपना नंबर दे देती है। उसके बाद राजीव अपने घर चला जाता है और संध्या भी वापस अपने ऑफिस चली जाती है। अब संध्या राजीव से फ़ोन पर अक्सर बातें करने लगती है। इधर राजीव भी संध्या से फ़ोन पर बातें करता। संध्या एक दिन बात करते हुए कहती कि राजीव, मुझे एक बार तुम्हारा घर देखना है। तो उसके बाद राजीव वीडियो कॉल करके उनको पूरा घर दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए एक संध्या फिर कहती है कि राजीव, मेरा मन एक बार माँ जी से बात करने का कर रहा है। तो राजीव अपनी माँ के पास फ़ोन ले जाता है, जो कि इस समय बीमार थी और बेड पर लेटी हुई थी। तो उनके पास फ़ोन ले जाके संध्या से बात कराने लगता है। अब जैसे ही राजीव की माँ और संध्या एक दूसरे से बात करते हैं तो राजीव की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही राजीव अपनी माँ से फ़ोन लेकर संध्या से बात करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर भी संध्या फूट फूट कर रो रही है। दरअसल राजीव की माँ ने संध्या से कहा था कि बेटी, तुम कब आओगी, ये घर तुम्हारे बिना सूना है। इस बात को सुनकर संध्या की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। अब राजीव भी संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम रो क्यों रही हो? तभी संध्या रोते हुए राजीव को माँ की कही हुई बात बताते हैं। राजीव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा एक साथ रहने लगे? अब राजीव जैसे ही ये बात सुनता है तो राजीव भी जितने दिनों से उससे बात कर रहा था उसके मन में भी कहीं ना कहीं यही सवाल उठ रहा था कि संध्या क्या हमारे पास दोबारा आकर नहीं रह सकती? राजीव बिना कुछ सोच से समझे एकदम से हाँ कह देता है और कहता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी लेने आ सकता हूँ। इधर संध्या कहती है कि अगर ऐसा सच है तो तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद राजीव संध्या से कहता है कि तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करो और तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। राजीव जल्दी से तैयार होता है और अपनी गाड़ी लेके संध्या के घर की तरफ को चल पड़ता है। वहाँ जाके देखता है तो संध्या अपना बैग लेकर तैयार बैठी हुई थी। संध्या को अपने साथ लेकर वो वापस अपने घर आ जाता है और वहाँ आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से फूट फूट कर मिलकर रोने लगती हैं, क्योंकि संध्या के साथ की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और जब संध्या राजीव के पास रहा करती थी उस टाइम पे संध्या के साथ संध्या से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन ये तो संध्या ही थी जो उनके प्यार को कभी समझ ही ना सकी। अगले ही दिन राजीव का रिजल्ट आना था और उसका रिजल्ट आता है कि राजीव की उस सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है
अब राजीव की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है तो संध्या, राजीव और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और खुशियां मनाते हैं। कहते हैं कि शायद ये बहू के शुभ कदम ही थे जिनके आने के बाद राजीव की नौकरी लग गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहां पर एक परिवार पहले बिछड़ता है, बिछड़ने के बाद दोबारा आकर मिल जाता है और इसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहने लगता है। आपको कहानी जैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। आप क्या कहना चाहते हैं राजीव और संध्या के रिश्ते के बारे में। दोस्तों, इन कहानियों का जो उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ताकि आप होने वाली गलतियों से टाइम से पहले एक सीख ले सकें, ताकि भविष्य में आपको कभी भी ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।